हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों आज हम वापस आपकी बात करेंगे जिसमें आपका चैप्टर चल रहा था जैव प्रक्रम। ठीक है, अगले वीडियो में हमने श्वसन के बारे में बात की थी कि श्वसन होता क्या है। ठीक है, श्वसन कितने प्रकार का होता है और हमने पादपों में श्वसन किस अंगों द्वारा होता है। ठीक है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो आज हम बात करेंगे मानव श्वसन तंत्र की। ठीक है, आज देखेंगे हमारे अंदर श्वसन कैसे होता है। ठीक है, मानव के अंदर श्वसन कैसे होता है। अब देखो, ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम। ठीक है, तो मानव श्वसन तंत्र, तो मानव श्वसन तंत्र आखिर होता क्या है। ठीक है, ये ऐसा डायग्राम आपने देखा होगा कहीं पर भी। ठीक है, तो मैं पहले डायग्राम समझा देता हूँ, फिर मैं ये थोड़ी सी भाषा आपको समझा दूंगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा है डायग्राम। ठीक है, ज़्यादा ऐसा डीपली नहीं है। तो पहले हम इस डायग्राम को समझ लेते हैं। ठीक है, पूरा एकदम स्पष्ट से। तो ये आपका ये नोज है। ठीक है, ये नाक ऊपर का, और ये क्या आता है, नासा द्वार। ठीक है, नासा का ये द्वार। ठीक है, और इससे ये आगे आपकी मुख गुहिका हो गई। ठीक है, मुख। ठीक है, ये गुहिका हो गई, और ये एक स्ट्रक्चर दिख रही है, ये आपका क्या है, यहाँ कंठ है। क्या है, कंठ। ठीक है, ये वाला ये। ठीक है, ये कंठ हो गया, वोकल्स। ठीक है, आगे देखो, अब ये एक वलय जैसी संरचना होती है। आगे देखो, वलय जैसी संरचना की एक नली बनी रहती है। ठीक है, तो इस नलिका को तो कहते हैं श्वास नली, और जो ये वलय बनी रहती है तो इसको कहते हैं उपास्थि वलय। ठीक है, क्या बोलते हैं, उपास्थि वलय। ठीक है, ये ध्यान रखो। और फिर यहाँ आपके एक इस साइड और एक साइड क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं। ठीक है, फुफ्फुस। ठीक है, इसे साइंस में ऐसे तो फुफ्फुस बोलते हैं, हम ऐसे बोलते हैं फेफड़े, और इंग्लिश में इसको लंग्स बोलते हैं। ठीक है, और ये श्वास नली आगे ऐसे दो पार्ट में बढ़ जाती है ऐसे। ठीक है, दो पार्ट में बढ़ जाती है। उससे पहले थी श्वास नली, अब दो पार्ट में बढ़ गई, तो इस दोनों पार्ट को बोलेंगे श्वसनी। क्या बोलेंगे, श्वास नली से आगे बढ़ गई दो भाग में, उसको बोल दिया हमने श्वसनी। ठीक है, और श्वसनी भी आगे। ठीक है, आगे कहाँ, इसके फुफ्फुस में जाने के बाद में, ठीक है, लंग्स में जाने के बाद में बहुत सारी ऐसे छोटी छोटी नलिकाओं में और बढ़ जाती है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं श्वसनिका। क्या बोलते हैं, श्वसनिका। ठीक है, और ये श्वसनिका आगे क्या हो जाती है, एक गुब्बारे जैसी संरचनाएं बना लेती है। ठीक है, ये बनी है ना गुब्बारे जैसी। ठीक है, संरचनाएं बना लेती है, उसे हम कुपिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुपिका। ठीक है, और अब इसके नीचे एक संरचना और बनी होती है, इसे बोलते हैं डायफ्राम। क्या, डायफ्राम। इसको ये पेट और इस अपने ये जो होते हैं ना फुफ्फुस, फेफड़ों को अलग करता है। ठीक है, इसके नीचे आमाशय वगैरह होते हैं, ये यहाँ फेफड़े हो गए। ठीक है, यहाँ एक डायफ्राम होता है, और इसके नीचे, ठीक है, यहाँ आपका हार्ट हो गया यहाँ पर। ठीक है, और तो ये अलग अलग करता है आपको पेट को, और इसके आपके फेफड़ों को डायफ्राम अलग अलग करता है। ठीक है, और ये श्वास लेते हैं तब ये ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, तो इस यही होता है। तो हम इसमें इतना फुल डिटेल में नहीं पढ़ेंगे इसमें पूरा। ठीक है, तो थोड़ी बहुत नॉर्मल बातें आपकी 10th क्लास में, इसलिए आपकी 10th क्लास में जितनी चीज़ें दे रखी हैं उसके हिसाब से ही करेंगे। ठीक है, ज़्यादा डीपली इसमें नहीं जाएंगे। ठीक है, तो जिसके हिसाब से हम कर लेते हैं। तो पहले मैंने डायग्राम पूरा समझा दिया है, तो अब आपको क्या करना है, देखो ये भाषा दे रखी थोड़ी सी, ये देख लीजिए। ठीक है, मेन मैंने पॉइंट लिखे हैं यहाँ पर। देखो, ऑक्सीजन से भरपूर वायु नासाद्वार यानी नाक शरीर में जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन से भरपूर वायु। ठीक है, वायु में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, वो हमारे नासाद्वार द्वारा हमारे शरीर में जाती है। ठीक है, फिर आगे, और नाक में मौजूद महीन बालों से हवा फिल्टर हो जाती है, और नाक में छोटे छोटे, ठीक है, यहाँ महीन बाल होते हैं। ठीक है, उससे क्या होते हैं, जो भी वायु के साथ कचरा वगैरह जो भी आता है, रेत धूल वगैरह, ये क्या हो जाता है, वहाँ रुक जाता है। ठीक है, वहाँ से फिल्टर हो जाती है कि कौन, वायु। ठीक है, फिल्टर होकर आगे जाती है। तो आप देखते हो इसमें ये हम श्वास लेते हैं। ठीक है, तो उसमें डस्ट जम जाती है ना अंदर। ठीक है, तो ये इसी कारण जमती है। इसमें श्लेष्मा पदार्थ होता है, वो इसको चिपका कर रख देता है, और आगे श्वास को आगे भेज दिया जाता है। ठीक है, तो ये इसी कारण होता है। और फिर ये नाक से हवा, ठीक है, गले से होते हुए फेफड़ों तक, फुफ्फुस तक जाती है। ठीक है, फिर ये नाक से हवा कहाँ जाती है, हमारे गले से होते हुए ये टैक यानी आपकी श्वास नली, और इससे आगे फेफड़ों तक जाती है। ठीक है, वायु श्वास नली द्वारा फेफड़ों तक ले जाई जाती है। ठीक है, तो ये श्वास नली। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से आती हुई वायु यहाँ आएगी, तो ये आगे क्या है, श्वास नली है, और ये श्वास नली से आगे फेफड़ों में जाएगी। ठीक है, क्योंकि श्वास नली आगे दो भाग में बढ़ के श्वसनी, और श्वसनी से आगे श्वसनिका, और श्वसनिका आगे एक इसमें गुब्बारे जैसी संरचना लगी रहती है, वो हो गई आपकी कौन सी, कुपिका। ठीक है, यहाँ तक पहुँच जाती है। ठीक है, ये इसका अंतिम सिरा होता है, कुपिका। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे देखो, इसमें ये अलग अलग कैसे परिवर्तित होते हैं। देखो, ये पहले क्या होती है, श्वास नली। ठीक है, ये श्वास नली आगे दो भागों में विभाजित होती है, जिससे उसे हम क्या कहेंगे, श्वसनिक। ठीक है, श्वसनी कहेंगे। क्या बोलेंगे, श्वसनी। ठीक है, और ये श्वसनी कई भागों में आगे विभाजित हो जाती है, जिसे हम श्वसनिका कहते हैं। ठीक है, ये होगी श्वसनी। ये देखो, ये पहले एक श्वास नली,
और ये 2 भाग में विभाजित होगी उसे कहते हैं हम श्वसनी, और ये भी आगे जाकर ये कई भाग में विभाजित हो जाती है, इसे कहते हैं हम श्वसनिका। क्या बोलते हैं? श्वसनिका। और ये आगे अंत में गुब्बारे जैसी संरचना बना देती है, और ये जो श्वसनी होती है ना, श्वसनिका होती है ना, ये आगे अंत में क्या कर देती है? गुब्बारे जैसी संरचना बना देती है, उसे हम क्या बोलते हैं? कुपिका। क्या बोलते हैं? कुपिका कहते हैं। ठीक है। और फिर अब देख लीजिए हवा जाने का जो रास्ता होता है, क्या कहाँ से पहले कहाँ तक जाती है। ठीक है। तो ये क्या, हवा जो आपकी वायु है, ठीक है, वो नासा द्वार से श्वास नली, और श्वास नली से श्वसनी, ठीक है, फिर श्वसनी श्वसनिका, और फिर ये कुपिका तक पहुंच जाती है। ठीक है। और यहाँ से हम देखेंगे अभी इसका, ठीक है, कुपिका का अलग से डायग्राम बनाकर देखेंगे। ठीक है। इसमें यहाँ क्या होती है? कुपिका में एक ब्लड वेसल्स जुड़ी रहती हैं। ठीक है। रक्त वाहिनियाँ जुड़ी रहती हैं, जो इससे जो ऑक्सीजन होती है ना, वो ब्लड अपने साथ ले जाता है पूरी कोशिकाओं के लिए। ठीक है। वो हम अगले प्रोसेस में समझते हैं। अभी देखिए दोस्तों, आगे आपका डायग्राम दे रखा है ये कुपिका का। ठीक है। अब मेन काम अब आगे होता है इसका कुपिका का काम। ठीक है। पहले तो हमने देख लिया था कि हमारे नाक द्वारा, ठीक है, आगे कंठ में, और कंठ से आगे श्वास नली द्वारा फेफड़ों में हवा जाती है। ठीक है, जो वायु है वो पहुंच जाती है। लेकिन इससे आगे जो ये, ठीक है, श्वसनी आगे श्वसनिका में, और इससे आगे ये कुपिका में चेंज होती है। ठीक है। तो आपकी वायु है तो यहाँ आकर ये क्या हो जाती है? यहाँ ठहर जाती है। ठीक है। तो यहाँ क्या होता है? आगे ये आपकी कुपिका है, और यहाँ पर रक्त वाहिनियाँ जुड़ी रहती हैं। ठीक है। ब्लड वेसल्स यहाँ जुड़ी रहती हैं इसके पास, यहाँ कुपिकाओं से ब्लड वेसल्स जुड़ी रहती हैं, यानी कि रक्त वाहिनियाँ जुड़ी रहती हैं। ठीक है। ये क्या करती हैं? यहाँ अब यहाँ ऑक्सीजन घुलित वायु आती है। ठीक है। तो यहाँ ये क्या करता है? रक्त वाहिनियाँ, ठीक है, रक्त के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है। तो ये हीमोग्लोबिन अपने अंदर ऑक्सीजन को घोल देता है। ठीक है, मिला देता है, और ये फिर हीमोग्लोबिन जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है वो कहाँ ले जाता है? पूरे शरीर के सभी भागों के जितनी भी कोशिकाएं वहाँ तक ले जाता है। कौन? रक्त। ठीक है। और रक्त वापस क्या करता है? वहाँ जो शरीर से जो भी CO2 बनती है ना, वापस उसको लाने का कार्य भी वापस रक्त ही करता है। ठीक है। वो यहाँ लाकर वापस छोड़ देता है, और यहाँ से ये वापस श्वास हम जो वापस छोड़ते हैं ना, उसके द्वारा CO2 को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। ये प्रोसेस है हमारी। तो देख लीजिए, इसमें मैंने भाषा में लिख दिया है कि कुपिका क्या है। देखो, कुपिका इसे एल्वियोलाई कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है। तो ये एक गुब्बारे जैसी संरचना होती है। कैसी होती है? गुब्बारे जैसी संरचना होती है। देखो, ये आगे ऐसी बनी होती है। ठीक है। आप बुक में देखना, सही डायग्राम दिख जाएगा एकदम। ठीक है। ये मैंने समझाने के लिए ऐसा बना दिया है। ठीक है। अब देखो, जो गैस के विनिमय, ठीक है, गैसों के विनिमय के लिए सतह प्रदान करती हैं। गैसों का विनिमय का अर्थ होता है आदान प्रदान करना। ठीक है। गैस को, ये ऑक्सीजन को दे देता है, और CO2 को, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वापस ले लेता है। ठीक है। तो ये विनिमय, ठीक है, दोनों का आदान प्रदान करने का क्या करता है? सतह प्रदान करता है। ठीक है। एक जगह प्रदान करता है, यहाँ से दोनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है। फिर आगे कुपिकाओं की दीवारें, यानी कि ये कुपिकाओं की दीवारें, जो ये भित्ति, ठीक है, वो रक्त वाहिनियों से जुड़ी रहती हैं। किससे जुड़ी रहती है? रक्त वाहिनियों, यानी ब्लड वेसल्स से क्या रहती हैं? जुड़ी रहती हैं। ठीक है। फिर O2 कुपिकाओं से हीमोग्लोबिन में घुल जाती हैं, और फेफड़ों से शरीर के सभी भागों की कोशिकाओं तक ले जाता है। ठीक है, मैंने ये बताया। फिर ये इससे जुड़ी रहती हैं, तो इससे क्या होता है? ये इस रक्त में, ठीक है, हीमोग्लोबिन होता है, उसमें ठीक है, O2 यानी ऑक्सीजन घुल जाती है, और शरीर के सभी भागों की कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक है। ये ब्लड ले जाता है। फिर आगे रक्त कोशिकाओं से, ठीक है, रक्त कोशिकाओं से CO2 को लाता है। रक्त क्या करता है? वापस कोशिकाओं से, जो कोशिकाओं के अंदर CO2 बनती है, उसको वापस लेकर आता है, और रक्त और कहाँ छोड़ देता है? और ये कुपिकाओं में छोड़ देता है। ठीक है। यहाँ लाकर इसमें छोड़ देता है, और इससे श्वास लेने के मार्ग से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। वापस जैसे हम सांस लेते हैं उसी मार्ग से ये वापस बाहर निकल जाती हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ठीक है। ये सारी प्रोसेस होती है हमारे अंदर। सिर्फ इतना ही नहीं होता है जो हम श्वास ले और छोड़ा, ठीक है, इतना ही नहीं होता है। ये आगे जाके ऑक्सीजन आगे जाती है, ठीक है, कोशिकाओं के अंदर, जहाँ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, उसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाने के बाद में जो हम भोजन पचता है ना हमारा, जो ग्लूकोज के रूप में, ठीक, कार्बोहाइड्रेट हमारा जो ग्लूकोज बनता है, ठीक है, तो उस ग्लूकोज को भी कहाँ ले जाया जाता है? ब्लड द्वारा ही कहाँ ले जाया जाता है? कोशिका में, ठीक है, और कोशिका में कहाँ ले जाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, आगे, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाती हैं ये ऑक्सीजन, और वहाँ दोनों ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर ऊर्जा का निर्माण करते हैं, ठीक है, और वो ऊर्जा एटीपी के रूप में संचयित की जाती है, ठीक है। ये आप जब बड़ी क्लास में पढ़ोगे, ठीक है, 11th-12th में आगे पढ़ोगे तो इसमें श्वसन वो किस तरह होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या होता है, तो उसमें बहुत जटिल प्रक्रिया होती है ये, ठीक है, आप आगे जाओगे तो उस क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। तो आपके लिए अब इतना ही है, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे वो भी घर बैठे इस वीडियो से कुछ फ़ायदा उठा सकें।